हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर वीडियो में हमने इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन तथा उसके प्रकार टाइप्स कंप्लीट कर लिए थे। 4 टाइप्स के थे, सिग्मा टू सिग्मा स्टार, पाई टू पाई स्टार, एन टू पाई स्टार एंड एन टू सिग्मा स्टार। 4 प्रकार के थे संक्रमण, हमने कंप्लीट कर दिए थे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है वर्णमूलक या क्रोमोफोर। वर्णमूलक या फिर क्रोमोफोर। वर्णमूलक या क्रोमोफोर, क्रोमोफोर 2 शब्दों से मिलकर बना है, क्रोमो प्लस फोर। मतलब इसका मतलब होता है रंग प्रदान करने वाला, रंग देने वाला। मतलब ऐसे समूह जो रंग प्रदान करने की क्षमता रखते हैं वर्णमूलक कहलाते हैं, जिनमें रंग देने की क्षमता होती है। तो अगर हम डेफिनेशन देखें वर्णमूलक की, तो वर्णमूलक की डेफिनेशन होगी वे समूह, ऐसे विकसित असंतृप्त समूह जिनमें कम से कम, मैंने बोला है विकसित इसीलिए बोला है क्योंकि हर असंतृप्त समूह कलर प्रदान करे ये जरूरी नहीं है। तो ऐसे विकसित असंतृप्त समूह जिनमें कम से कम एक पाई बॉन्ड उपस्थित होता है वर्णमूलक या क्रोमोफोर कहलाते हैं। जैसे अगर हम एग्जाम्पल देखें, ये है प्रोपीन। प्रोपीन में ये वाला समूह रंग प्रदान करने की क्षमता वाला है। मतलब क्या है, ये क्या है, वर्णमूलक है। इसके कारण इसमें रंग प्रदान करने की क्षमता होती है। कैसे होती है इसको भी अभी आगे हम कंटिन्यू करते हैं। क्या वर्णमूलक में अगर हम इसके टाइप्स देखें, टाइप्स हम कोई नेम टाइप नहीं है, मतलब वर्ग के बेसिस पर 2 टाइप्स में डिवाइड किया है। जैसे फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट है जिसमें फर्स्ट वर्णमूलक है जिसमें पाई टू पाई स्टार संक्रमण पाया जाता है, और सेकंड है जिसमें एन टू पाई स्टार संक्रमण पाया जाता है। ऐसे वर्णमूलक जिनमें पाई टू पाई स्टार संक्रमण पाया जाता है और ऐसे वर्णमूलक जिनमें एन टू पाई स्टार संक्रमण पाया जाता है। वर्णमूलक के 2 टाइप्स होते हैं। अभी हमने जब इससे पहले पढ़े थे इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण, तो हमने 4 प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण पढ़े थे, सिग्मा टू सिग्मा स्टार, पाई टू पाई स्टार, एन टू पाई स्टार और सिग्मा टू एन टू सिग्मा स्टार। तो हमने उनमें से केवल 2 को ये वर्णमूलक के प्रकार में क्यों लिया? हमें सिग्मा टू सिग्मा स्टार, क्योंकि संक्रमण तो सिग्मा टू सिग्मा स्टार भी होता है, तो वो वर्णमूलक में शामिल क्यों नहीं है? रीजन ये है क्योंकि सिग्मा टू सिग्मा स्टार के लिए एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए। मैंने जब ऑर्डर ऑफ एनर्जी लिखवाया था तो सिग्मा टू सिग्मा स्टार के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए, जिसमें भी अगर सिग्मा से संबंधित कोई भी संक्रमण हो रहा है उसके लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए होती है, इसीलिए हम उसे वर्णमूलक में शामिल नहीं करते। अब एनर्जी ज्यादा होने से क्या फर्क पड़ेगा? देखो, हम यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूवी क्षेत्र और विजिबल क्षेत्र की विकिरणों का यूज करते हैं। तो आप सभी ये जानते हैं, अगर विकिरण का अवशोषण विजिबल से हुआ है तो ही रंग प्रदर्शित होता है, क्योंकि जो विजिबल क्षेत्र होता है वो 7 रंगों से मिलकर बना होता है। तो इस क्षेत्र से विकिरणों का अगर अवशोषण होगा तो ही कलर दिखेगा, अन्यथा अगर यूवी क्षेत्र से विकिरणों का अवशोषण होगा तो वो कलर दिखाने में सक्षम नहीं होंगे। अगर हम इन दोनों में एनर्जी देखें तो यहाँ से यहाँ तक की एनर्जी लेनी है यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में, तो विजिबल की लैम्डा वैल्यू ज्यादा होती है, ई वैल्यू कम होती है। अगर हमें सिग्मा टू सिग्मा स्टार संक्रमण करवाना है तो उसमें विजिबल की विकिरणें यूजफुल नहीं होंगी। चाहिए कौन सी? क्योंकि इसके लिए यूवी क्षेत्र के लिए ई की वैल्यू ज्यादा होती है और लैम्डा की वैल्यू कम होती है। तो यूवी क्षेत्र की विकिरणों के द्वारा सिग्मा से संबंधित संक्रमण हो सकता है, और अगर यूवी क्षेत्र की विकिरणों का अवशोषण करके कोई संक्रमण किया गया है तो इसका मतलब है वो रंग प्रदर्शित नहीं कर सकते, और हमें वर्णमूलक में तो कलर चाहिए। इसीलिए पाई से संबंधित जो भी संक्रमण है उनको हम साथ में लेंगे और प्रकारों में बांट देंगे। तो पाई टू पाई स्टार संक्रमण क्या होगा? अगर पाई कोई भी इलेक्ट्रॉन पाई बंध के इलेक्ट्रॉन्स हैं
तो पाई बंद के इलेक्ट्रॉन्स पाई बंदी अणुकक्षकों में उपस्थित होंगे, एनर्जी गेन करेंगे। कौन से क्षेत्र की? हमेशा याद रखनी, विजिबल क्षेत्र की एनर्जी को गेन करेंगे और गेन करके हायर एनर्जी लेवल के ऑर्बिटल्स में चले जाएंगे। वो स्टेबल कंडीशन नहीं है, अनस्टेबल कंडीशन है, इसीलिए वो कुछ समय वहां रुकेंगे और अपने एनर्जी लेवल में वापस आने की कोशिश करेंगे और वापस आएंगे तो उसके पूरा रंग का दिखाई देंगे, जैसा कलर है उसके पूरा रंग का दिखाई देंगे। तो अगर हम सिग्मा टू सिग्मा स्टार की बात करें तो उसमें एनर्जी ज्यादा चाहिए, तो वो विजिबल क्षेत्र की विकिरणों का अवशोषण करके संक्रमण नहीं करेगा, और विजिबल क्षेत्र की विकिरणों का अवशोषण करके संक्रमण नहीं किया तो कलर प्रदर्शित नहीं हुआ। तो इसी बेसिस पर दो प्रकार के होते हैं। अब वर्णमूलक कलर प्रदर्शित करते हैं, आपको ये भी बात इसमें समझ में आ गई होगी। कैसे कि अगर पाई टू पाई स्टार संक्रमण वाले अगर कोई पदार्थ लेते हैं तो वो कलर प्रदर्शित कैसे करता है? असंतृप्त समूह, पाई बॉन्ड वाला समूह, कम से कम एक पाई बॉन्ड वाला समूह रंग प्रदर्शित कैसे कर सकता है? पाई टू पाई स्टार और एन टू पाई स्टार संक्रमण करके। एन टू पाई स्टार किसमें होगा? जिसमें पाई बंद के साथ साथ एक लॉन पेयर भी उपस्थित हो। तो वो क्या करेंगे? कम एनर्जी लेवल, मतलब विजिबल क्षेत्र की विकिरणों को अवशोषित करके हायर एनर्जी लेवल में चले जाएंगे, वहां पर कुछ समय रुकेंगे और वो एक अनस्टेबल कंडीशन है, वहां रुककर कुछ समय पश्चात अपने कक्षक में अपने ऑर्बिटल अपने एनर्जी लेवल में वापस आएंगे और एक एनर्जी लॉस करेंगे, एनर्जी रिलीज करेंगे जो रेडिएशंस के रूप में होगी और वो कलर प्रदर्शित करती है। तो वर्णमूलक में दो प्रकार के आधार पर वर्णमूलकों को बांटा गया है। इसका एग्जाम्पल देखें तो नाइट्रोबेंजीन, क्योंकि बेंजीन में पाई बॉन्ड होते हैं तो कौन सा संक्रमण हो सकता है? दोनों ही संक्रमण हो सकते हैं, दोनों ही संक्रमण हो सकते हैं। इसीलिए ये क्या होता है? वर्णमूलक मतलब पीले रंग का दिखाई देता है, इसका कलर होता है पीला, येलो कलर का ही दिखाई देता है। यहाँ पर वर्णमूलक कंप्लीट होता है। अब इसके बाद है वर्णवर्धक या ऑक्सोक्रोम। वर्ड से ही क्लियर है, वर्णवर्धक जो कलर को बढ़ाते हैं, खुद कभी भी कलर प्रदर्शित नहीं करते, कलर को इंक्रीज करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वर्णवर्धक कहलाते हैं। जैसे कि अगर हम देखें एग्जाम्पल, नाइट्रोबेंजीन कैसा दिखाई दे रहा है? ये येलो, मतलब ये येलो कलर का होता है, वर्णमूलक है। लेकिन अगर हमने इसमें एक OH और जोड़ दिया, क्या जोड़ दिया? OH जोड़ दिया, तो ये OH इसके रंग को गहरा कर देता, मतलब कैसा हो जाता? कलर गहरा पीला। इसका कलर तो पीला था, इसने आया, बस ये एक ही अंतर ही तो है, ये आया और इसने कलर को गहरा कर दिया, मतलब ये कलर को कैसा कर रहा है? बढ़ा रहा है। तो ये क्या है? ऑक्सोक्रोम। ऑक्सोक्रोम। तो वे समूह जिनमें कम से कम, तो हम अगर डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन में हमें ये लोन पेयर वाली टर्म या फिर एन इलेक्ट्रॉन वाली टर्म ऐड करनी होगी। क्या होते हैं ऑक्सोक्रोम? वे समूह जिनमें कम से कम एक लोन पेयर, एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म या एन इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, वो कलर को बढ़ाने में सक्षम होते हैं, किसी भी वर्णमूलक के कलर में वृद्धि कर देते हैं, इसीलिए उनको वर्णवर्धक या ऑक्सोक्रोम कहा जाता है। जैसे कि इसमें ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में OH समूह एक ऑक्सोक्रोम का वर्णवर्धक का कार्य करता है। यहाँ पर वर्णमूलक और वर्णवर्धक कंप्लीट होते हैं, वर्णमूलक कलर देते हैं और वर्णवर्धक कलर को इंक्रीज करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है अवशोषण शीर्ष का विस्थापन। अवशोषण शीर्ष का विस्थापन अवशोषण शीर्ष का विस्थापन। अवशोषण शीर्ष के विस्थापन में क्या होता है? अगर लैम्डा मैक्सिमम या एप्सिलॉन मैक्सिमम की वैल्यू बढ़ जाती है, लैम्डा मैक्सिमम
या एप्सिलॉन मैक्सिमम की वैल्यू बढ़ जाती है या फिर घट जाती है, कमी हो जाती है, तो उसे अवशोषण शीर्ष का विस्थापन कहते हैं। पहले तो ये समझते हैं होता क्या है। ये हमने एक डायग्राम बनाया, इसमें यहाँ एप्सिलॉन मैक्सिमम, आप जानते हैं एप्सिलॉन मैक्सिमम क्या है, मूलक विलोपन गुणांक, यहाँ लैम्डा मैक्सिमम, ये हो गया लैम्डा मैक्सिमम। हमने एक ग्राफ बनाया, इसमें देखो अगर लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू बढ़ जाए तो ये जो शीर्ष है पहले इधर था, इधर गया, खिसक गया, यहां से यहां पहुंच गया। अगर लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू बढ़ जाए तो इधर जा रही है, अगर लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू घट जाए मतलब इधर जा रही है, तो दोनों ही कंडीशन में एक बार शीर्ष इधर आ गया और एक बार शीर्ष इधर आ गया, अपनी जगह से हट गया, तो इसी को बोलेंगे अवशोषण शीर्ष का विस्थापन। एक और बात, अगर एप्सिलॉन, अब ये तो होगी लैम्डा की वैल्यू यहां से यहां घटी, एक और बात देखते हैं आप एप्सिलॉन के लिए। मैंने फिर से ग्राफ बना दिया, अगर एप्सिलॉन मैक्सिमम की वैल्यू बढ़ जाए और एप्सिलॉन मैक्सिमम की वैल्यू घट जाए, तो ये बढ़ रही है, ये घट रही है इस दिशा में और ये बढ़ रही है इस दिशा में, तो दोनों ही कंडीशन में इससे यहां पर और यहां पर ग्राफ पहुंच चुका है। मतलब अवशोषण शीर्ष, जो शीर्ष बना है, ये जो डायग्राम बना है, उसका जो पीक पॉइंट है, शीर्ष स्थापन है, शीर्ष स्थिति है, वो अपनी जगह से बदल रही है, तो इसे बोलते हैं अवशोषण शीर्ष का विस्थापन। अब ये होता कब है, तो आप अगर किसी यौगिक में कोई अन्य समूह, परमाणु आदि, कोई भी अन्य समूह या फिर परमाणु मिलाया जाए, कोई नया समूह या परमाणु मिलाया जाए, तो उसके लैम्डा मैक्सिमम या एप्सिलॉन मैक्सिमम की मान में परिवर्तन होता है। उस परिवर्तन में कमी भी हो सकती है और वृद्धि भी हो सकती है, तो इसी को बोलते हैं अवशोषण शीर्ष का विस्थापन। यह अवशोषण शीर्ष का विस्थापन 4 प्रकार का होता है। अब इसके टाइप्स देखते हैं। फर्स्ट, बैथोक्रोमिक, बैथोक्रोमिक शिफ्ट, ये इंग्लिश नेम है और आपको बैथोक्रोमिक शिफ्ट याद ही रखना है। बैथोक्रोमिक शिफ्ट या इसको बोलते हैं वर्णोत्कर्षी विस्थापन, वर्णोत्कर्षी विस्थापन। सेकंड, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट या फिर इसे बोलते हैं वर्णोपकर्षी या वर्णोपकर्षी विस्थापन। वर्णोत्कर्षी, सेकेंड वर्णोपकर्षी। नेक्स्ट, थर्ड होता है हाइपर क्रोमिक प्रभाव, इफेक्ट, हाइपरक्रोमिक इफेक्ट, हाइपरक्रोमिक इफेक्ट या इसे बोलते हैं अतिवर्णक प्रभाव, अतिवर्णक प्रभाव। और सबसे लास्ट, नेक्स्ट इसमें है फोर्थ, हाइपोक्रोमिक इफेक्ट, हाइपोक्रोमिक
इफेक्ट या अधोवर्णक प्रभाव या अधोवर्णक प्रभाव, अधोवर्णक प्रभाव। फर्स्ट बेथोक्रोमिक शिफ्ट, सेकंड हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, थर्ड हाइपरक्रोमिक और फोर्थ हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। अब ये 4 प्रकार के इसी आधार पर हैं लैम्डा मैक्सिमम और एप्सिलॉन मैक्सिमम की वैल्यू में चेंज के आधार पर। क्या होता है देखो, अगर अभी हम लैम्डा मैक्सिमम से देखते हैं, अगर लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू बढ़ रही है, कौन सी वाली, ये आपको दिखाई दे रहा हो, ये मतलब शीर्ष यहां से यहां पहुंच गया, मतलब लैम्डा मैक्सिमम बढ़ रहा है, तो इसको बोलते हैं बेथोक्रोमिक शिफ्ट। अगर तो परिभाषा होगी, यदि किसी यौगिक में कोई अन्य समूह या परमाणु को मिलाया जाए तो उसके लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू में वृद्धि हो जाती है, इसे बोलते हैं बेथोक्रोमिक शिफ्ट। नेक्स्ट हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, ये है हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। वैल्यू कम हो रही है, कम है इस दिशा में। अगर किसी यौगिक में कोई अन्य परमाणु या समूह मिलाए जाए तो उसके लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू में कमी हो जाती है, इसे हम हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट या वर्णोत्कर्षी विस्थापन कहते हैं। तो ये कौन सा हो गया, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। इसके बाद नेक्स्ट है हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। हाइपर शिफ्टनी इफेक्ट। हाइपरक्रोमिक क्या होता है, अगर यहां पे आते हैं, अगर एप्सिलॉन मैक्सिमम की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है, ये बढ़ रही है, यहां से दिखाई दे रहा होगा ऊपर की तरफ, यहां से यहां पहुंच गया, शीर्ष का विस्थापन हुआ है। यदि किसी यौगिक में कोई अन्य परमाणु या समूह मिश्रित किया जाए, मिक्स किया जाए, तो उसके एप्सिलॉन मैक्सिमम की वैल्यू में बड़ी वृद्धि हो जाती है, बढ़ जाता है, तो उसको बोलते हैं हाइपरक्रोमिक। ये हाइपरक्रोमिक। नेक्स्ट, किसी यौगिक में कोई अन्य परमाणु या समूह मिलाने पर उसके एप्सिलॉन मैक्सिमम की वैल्यू में कमी हो जाती है, इसको बोलते हैं हाइपोक्रोमिक इफेक्ट। ठीक है, ये आप इसमें हर डायग्राम में आपको अवशोषण शीर्ष विस्थापित होते हुए दिखाई दे रहा है, इसीलिए से अवशोषण शीर्ष का विस्थापन कहते हैं। और इसके 4 प्रकार बेथोक्रोमिक, हिप्सोक्रोमिक, हाइपरक्रोमिक और हाइपोक्रोमिक 4 प्रकार होते हैं, जिसमें एप्सिलॉन मैक्सिमम और लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू में परिवर्तन होता है। इसके बाद अगर हम इसे किसी एक ही डायग्राम में बनाएं तो एक डायग्राम बनाते हैं जिसमें हम एक ही में, अगर हम बात करें ऊपर की तरफ, पहले लैम्डा मैक्सिमम, इसका नाम क्या है, अगर इस तरफ लैम्डा मैक्सिमम बढ़ेगा, यह है बेथोक्रोमिक शिफ्ट, बेथोक्रोमिक। नेक्स्ट, अगर कमी होती है तो इसे बोलते हैं हिप्सोक्रोमिक। अगर एप्सिलॉन में एप्सिलॉन मैक्सिमम वृद्धि होती है तो उसको बोलते हैं हाइपरक्रोमिक। अगर कमी होती है तो उसको बोलते हैं हाइपोक्रोमिक। ठीक है, अगर लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू बढ़ रही है तो हाइपोक्रोमिक, बढ़ रही बेथो, हिप्सो, हाइपर, हाइपो। अगर हम एग्जाम्पल लेके इनकी बात करें बेथोक्रोमिक शिफ्ट क्या होता है, तो इसका एग्जाम्पल देखो। अगर हम
बेंजीन में, एक बेंजीन है यौगिक, अगर हम इसमें कोई मेथिल समूह जोड़ रहे हैं, क्या जोड़ रहे हैं, कोई मेथिल समूह, तो क्या बन जाएगा, टोलुइन। क्या बनेगा, ये टोलुइन बन गया। तो इसके लिए लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू होगी कम, इसके लिए लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू होगी ज्यादा। क्या होती है, इसके लिए 256 नैनोमीटर होती है और इसके लिए 261 नैनोमीटर। आपको दिखाई दे रहा है, आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पर बेंजीन की लैम्डा मैक्सिमम वैल्यू कम है 256 और नेक्स्ट आगे क्या है 261। अगर हम हिप्सोक्रोमिक, अगर हम इसका एग्जाम्पल लें तो क्या होगा, देखो अगर हम एसिटाल्डिहाइड लेते हैं, एक विलियन बना रहे हैं, एसिटाल्डिहाइड प्लस हेक्सेन, क्या है, एसिटाल्डिहाइड और हेक्सेन, इन दोनों के विलियन का अगर हम लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू देखें तो होती है 293 नैनोमीटर। लेकिन अगर हम एसिटाल्डिहाइड तो वही ले रहे हैं, लेकिन अगर हम इसमें हेक्सेन की जगह ले लें आइसोऑक्टेन, तो समूह बदल गया। तो हिप्सोक्रोमिक में लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू कम होनी चाहिए, तो इसमें लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू होती है 290 नैनोमीटर। कितनी होती है, 290 नैनोमीटर। यहाँ पर बैथोक्रोमिक शिफ्ट और हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट का एग्जांपल हो गया। अब इसके बाद अगर हम हाइपरक्रोमिक का देखें तो क्या है, देखो हाइपरक्रोमिक के लिए वही, पहले हमने बेंजीन लिया, इसके लिए जो एप्सिलॉन मैक्सिमम की वैल्यू होती है यहाँ पर होती है 204। कितनी होती है, 204। लेकिन अगर हम इसमें कोई मेथिल समूह जोड़ देते हैं तो फिर से वही टोलुइन बनेगा। तो इसके लिए यहाँ लैम्डा मैक्सिमम की तो 261 वैल्यू थी और यहाँ पर होती है 225। एप्सिलॉन मैक्सिमम की वैल्यू बढ़ गई, तो ये है हाइपरक्रोमिक इफेक्ट। इसके बाद अगर हम हाइपो में देखें, वही हमने लिया, बेंजीन लिया और बेंजीन में हमने इस बार Cl परमाणु जोड़ दिया, तो इसके लिए 204 है। और अगर Cl परमाणु जोड़ा है तो क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन, और इस क्लोरोबेंजीन की वैल्यू 190 रह जाती है। तो इसमें वृद्धि हो रही है, ये लैम्डा मैक्सिमम, यहाँ वृद्धि, यहाँ कमी, यहाँ एप्सिलॉन मैक्सिमम वृद्धि और यहाँ एप्सिलॉन मैक्सिमम कमी। तो यहाँ पर अवशोषण शीर्ष का विस्थापन लैम्डा मैक्सिमम की और एप्सिलॉन मैक्सिमम की वैल्यू में कमी और वृद्धि के साथ होता है। यहाँ पर अवशोषण शीर्ष का विस्थापन कंप्लीट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में विलायक का चुनाव। Selection of solvent in UV spectroscopy। क्या टॉपिक है नेक्स्ट, विलायक का चुनाव। हम अगर कोई यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, हम क्या करते हैं यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में विद्युत चुंबकीय विकिरण डालते हैं, पदार्थ के द्वारा वो अवशोषित की जाती हैं, उससे स्पेक्ट्रम बनते हैं और स्पेक्ट्रम के आधार पर ही हम किसी कार्बनिक संरचना का विश्लेषण करते हैं। तो अब हमें क्या करना है, कोई पदार्थ है उसकी हमें स्पेक्ट्रोस्कोपी द्वारा स्ट्रक्चर प्राप्त करनी है। तो उस पदार्थ की स्पेक्ट्रोस्कोपी ज्ञात करते समय अगर हमें उसका विलयन बनाना है तो विलयन बनाते समय ऐसा कौन सा कंपाउंड उसमें ऐड कर सकते हैं, ऐसा दूसरा पदार्थ कौन सा ले सकते हैं अगर विलयन बनाना है, जिससे कि कार्बनिक संरचना प्राप्त हो जाए। मतलब जैसे अगर हम ले रहे हैं पहले ए है, इसकी स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करनी है और हम इसकी स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई कर ली, ठीक है। अब हम ए और बी, अब हम बी को किस आधार पर चुनाव करें, मतलब विलायक कौन सा लें, किस आधार पर चुनाव करें पदार्थ में जोड़ने के लिए जिससे स्पेक्ट्रम प्राप्त हो जाए। कैसे करें विलायक का चुनाव। विलायक आप जानते हो, विलायक विलयन में दो विलेय और विलायक होता है, विलेय और विलायक होता है। अगर हमें विलायक का चुनाव करना है, मतलब किसी विलयन के दूसरे भाग का चुनाव करना है, हमें विलयन बनाना है, एक भाग का तो हमें पता है जिसका हमें यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी द्वारा कार्बनिक संरचना ज्ञात करनी है, लेकिन हम विलायक दूसरा कौन सा लें। तो देखो कैसा विलायक लेना होता है, हमें ऐसे विलायक का चुनाव करना होता है
जिससे ऐसे विलायक का चुनाव करना होता है जो उस क्षेत्र से विकिरणों का अवशोषण नहीं करे, उस क्षेत्र से विकिरणों का अवशोषण नहीं करे जिससे को ए पदार्थ, मतलब ये है ए में मिलाने के लिए हमने बी लिया, तो बी ऐसा लेना है जो उस क्षेत्र से विकिरणों का अवशोषण नहीं करे जिससे ए कर रहा है। मतलब जैसे हम यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी बना रहे हैं तो यूवी में हमने 3 क्षेत्र बांट दिए थे, दूरस्थ, निकटस्थ और ये कौन सा था, मुख्य। मान लो अगर हमने ए लिया और ए मुख्य क्षेत्र से विकिरणों का अवशोषण करके यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी दे रहा है, स्पेक्ट्रम दे रहा है, तो हमें अगर विलायक लेना है, बी विलायक लेना है, तो ऐसा लेना होगा जो इस मुख्य क्षेत्र से कोई मतलब ना रखे, या तो दूरस्थ क्षेत्र से विकिरणों का अवशोषण करे या फिर निकटस्थ से, या तो दूरस्थ से करे या फिर निकटस्थ से। तो विलायक के चुनाव में अधिकांशतः संतृप्त समूहों को लिया जाता है। कारण क्या है, अगर सभी संतृप्त बंध वाले समूह है, मतलब उसमें क्या है, सभी सिग्मा है, तो उसमें कौन सा बंध होगा, सिग्मा 2 सिग्मा स्टार संक्रमण होगा। कौन सा संक्रमण होगा, सिग्मा 2 सिग्मा स्टार। और सिग्मा 2 सिग्मा स्टार के लिए एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए। अगर हमें सामान्य तौर पर किसी पदार्थ की स्ट्रक्चर ज्ञात करनी है यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी द्वारा, तो वह सिग्मा 2 सिग्मा स्टार द्वारा संक्रमण करके कार्बनिक संरचना को प्रदर्शित नहीं करेगा। मतलब ये है अधिकांशतः जो पदार्थ होंगे ऐसे लिए जाएंगे जो कम एनर्जी, कम मतलब मुख्य या फिर निकटस्थ क्षेत्र की एनर्जी को गेन करें, एनर्जी को लें और स्पेक्ट्रम दें। तो अगर हम ऐसा कोई विलायक ले लें जो संतृप्त हैं, जिसमें सभी बंध संतृप्त हैं, तो वो सिग्मा 2 सिग्मा स्टार संक्रमण देगा और इस क्षेत्र की विकिरणों का अवशोषण सामान्य तौर पर नहीं किया जाता। तो सिग्मा 2 सिग्मा स्टार संक्रमण वाले पदार्थ विलायक के रूप में चयनित किए जा सकते हैं, जिससे वे विकिरणों का अवशोषण दूरस्थ से करेंगे और निकटस्थ मुख्य से कोई भी मतलब नहीं रखेंगे। अब क्यों मतलब न रखने की बात कही जा रही है, कारण ये है अगर कोई दोनों विलेय व विलायक दोनों ही एक ही क्षेत्र से विकिरणों का अवशोषण करेंगे तो जो हमें स्पेक्ट्रम प्राप्त होने हैं, संकेत प्राप्त होने हैं, उनमें बाधा उत्पन्न होगी, वो क्लियर स्पेक्ट्रम प्राप्त नहीं हो पाएंगे, जिससे स्पेक्ट्रोस्कोपी द्वारा स्पेक्ट्रम नहीं बनेंगे और कार्बनिक पदार्थों की संरचना आइडेंटिफाई नहीं हो पाएगी। तो ऐसे किस क्षेत्र से विकिरणों का अवशोषण करना चाहिए, दूरस्थ से, मुख्य निकटस्थ, मतलब ऐसे क्षेत्र से करें जिससे यौगिक नहीं करता है निकट, जैसे कि दूरस्थ, क्योंकि दूरस्थ हायर एनर्जी, ज्यादा एनर्जी लेवल की विकिरणें होती हैं। ठीक है, यहाँ पर विलायक का चुनाव कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है संयुग्मन का प्रभाव, जिसे हम नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। ओके, थैंक यू।